हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एंजाइम की क्रियाविधि के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने एंजाइम के गुणों के और एंजाइम की हिस्ट्री वगैरह पढ़ी थी। इस वीडियो के अंदर हम एंजाइम की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एंजाइम की क्रियाविधि। तो समस्त प्रकार की अभिक्रियाएं जो एंजाइम से प्रेरित होती हैं, उनमें एंजाइम अभिक्रिया का आरंभन और अभिक्रिया की दर दोनों को प्रभावित करते हैं, दोनों से संबंधित होते हैं। अभिक्रिया का आरंभन और अभिक्रिया की जो क्रियाकारकों की मात्रा है वो भी क्रिया को प्रभावित करती है। तो अभिक्रिया का आरंभन करना है या अभिक्रिया की दर है, वो दो कारकों पर निर्भर करती है, दो बातों पर निर्भर करती है। पहली बात है कि एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण कितनी जल्दी हो रहा है और जो सक्रिय ऊर्जा है उसमें कितनी कमी हो रही है। सक्रिय ऊर्जा अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो एंजाइम उसमें कितनी कमी कर रहा है, इन्हीं दोनों बातों के अंदर एंजाइम की क्रियाविधि जो है वो समाहित है और उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण, एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट अपना ये है जिसको कहते हैं ECS, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण। ठीक है, तो जितनी भी एंजाइम से उत्प्रेरित होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं, उन अभिक्रियाओं में सबसे पहले एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट से जुड़ता है। एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ करके, क्रियाधार से जुड़ करके एक अस्थायी यौगिक का निर्माण कर लेता है जिसको एंजाइम क्रियाधार जटिल कहा जाता है, एंजाइम क्रियाधार संकुल कहा जाता है। ठीक है, और इस अस्थायी यौगिक जो है कुछ समय बाद जुड़ करके उत्पाद के अंदर परिवर्तित हो जाता है और एंजाइम वैसे के वैसे बच जाता है। तो ये उत्पाद बन गया है और एंजाइम वैसे के वैसे बच जाता है। फिर वो अन्य क्रियाधारकों से जुड़ता है और फिर उनको उत्पाद के अंदर परिवर्तित करता है। तो ये इसकी क्रियाविधि होती है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है। तो देखिए, बात करें कि इसमें जो एंजाइम होता है इसकी सतह पर कई ऐसे विशिष्ट स्थान होते हैं जहां पर क्रियाधार जुड़ते हैं और उन विशिष्ट स्थानों को सक्रिय स्थल कहा जाता है। ये विशिष्ट स्थल जो होते हैं सक्रिय स्थल कहलाते हैं और इन सक्रिय स्थलों पर क्रियाधार जुड़ते हैं। काफी अधिक संख्या के जो एंजाइम है उसकी सतह पर काफी अधिक संख्या के अंदर सक्रिय स्थल उपस्थित होते हैं और जिन पर क्रियाधार जुड़ जाते हैं और आपस में बंध बनाते हैं। एंजाइम की जो संरचना है उसमें परिवर्तित हो जाती है और क्रियाकारकों के बीच में बंध बन जाते हैं और बंध बनने के कारण जो है ये क्रियाकारक उत्पाद के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं और एंजाइम जो है वो अलग हो जाता है। एंजाइम इस अभिक्रिया के अंदर नष्ट नहीं होता है, एंजाइम वैसे का वैसे ही बच जाता है और वो अगले जो और बचे हुए क्रियाधार हैं उनको अपनी सतह पर जोड़ता है और उनको उत्पाद के अंदर परिवर्तित करता है। तो ये है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण। इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के निर्माण को समझाने के लिए कई मत प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके अंदर दो विशेष मत हैं जो कि इसको समझाते हैं। तो उनको हम स्टडी करते हैं, आगे देखते हैं। तो उनमें सबसे पहला मत है ताला कुंजी सिद्धांत या ताला चाबी सिद्धांत। ठीक है, उसको देखते हैं। तो देखिए, पहला सिद्धांत हमारे पास में है ताला चाबी सिद्धांत। ताला चाबी सिद्धांत जो कि एमिल फिशर ने दिया था 1984 में, 1984 के अंदर एमिल फिशर ने सिद्धांत दिया था ताला चाबी सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार कि जैसे कोई भी ताला एक विशेष चाबी से ही खोला जाता है, ठीक इसी प्रकार किसी भी क्रियाधार, किसी भी आकार का जो क्रियाधार है उसके लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है, उसी के द्वारा ही वह प्रेरित किया जाता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार जो एंजाइम है वो चाबी की तरह व्यवहार करता है और जो क्रियाधार है वो ताले की तरह व्यवहार करता है। तो इस ताले की एक विशेष चाबी है और उसी से ही ये ताला खुल सकता है। यानी एक विशेष आकार का जो क्रियाधार है वो एक विशेष सक्रिय स्थल वाले एंजाइम से ही प्रेरित होकर के उत्पाद के अंदर परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत था एमिल फिशर का
जो कि ताला-चाबी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसने ये बताया था कि जो ये एंजाइम है इसकी संरचना दृढ़ होती है। आगे हम दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके अंदर थोड़ा चेंज है। इसने ये बताया कि इसकी संरचना जो दृढ़ होती है वो परिवर्तित नहीं होती है। तो ये जो सिद्धांत है मान्य नहीं सिद्धांत है। इसके बाद का जो सिद्धांत है जो गॉसलैंड ने दिया था इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, वो सिद्धांत थोड़ा इसकी तुलना में ज्यादा मान्य है। तो वो एंजाइम की एक्सप्लेन करने के अंदर अधिक उपयुक्त सिद्धांत। तो आगे देखते हैं दूसरा सिद्धांत इसका गॉसलैंड द्वारा दिया गया था, जिसको कहते हैं इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, प्रेरित आसंजक सिद्धांत। तो गॉसलैंड का जो प्रेरित आसंजन सिद्धांत है जो कि उसने 1966 में दिया था, इस सिद्धांत में क्या बताया इसने? इस सिद्धांत में इसने बताया कि जो एंजाइम होते हैं उसके सक्रिय स्थल जो होते हैं, एक्टिव साइट जो होते हैं सक्रिय स्थल, ये दृढ़ नहीं होते हैं। इसके पहले जो सिद्धांत था हमने पढ़ा है एमिल फिशर का सिद्धांत, ताला-चाबी सिद्धांत, उसमें ये बताया था उसने कि इसके जो सक्रिय स्थल होते हैं वो दृढ़ होते हैं, उसका ये विश्वास था। लेकिन गॉसलैंड का जो सिद्धांत है इसने कहा कि एंजाइम के जो सक्रिय स्थल होते हैं वो दृढ़ नहीं होते हैं, वो और प्रारंभ से ही ये जो है क्रियाधार की संरचना के अनुपूरक नहीं होते हैं। यानी जो एक्टिव साइट है उसकी संरचना और क्रियाधार की जो संरचना है वो एक दूसरे की पूरक नहीं होती है प्रारंभ के अंदर। जैसे ही जो क्रियाधार है वो एंजाइम के संपर्क में आता है तो वो इसके संपर्क में आकर के इसकी एक्टिव साइट को प्रेरित करता है और उसके अनुरूप हो जाती है। जैसे ही क्रियाधार एंजाइम के संपर्क में आएगा तो ये एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो क्रियाधार की संरचना के अनुसार परिवर्तित हो जाएगी, प्रेरित हो जाएगी और उसके अनुपूरक हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका जो है सिद्धांत में लिखा इसकी बात। तो इसके अनुपूरक हो जाएगी तो ये इसमें जो फिट हो जाएगा, जुड़ जाएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाएगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। यानी पहले क्रियाधार जो है एंजाइम के एक्टिव साइट को पूरक होने के लिए प्रेरित करता है और फिर उसके साथ में आसंजित हो जाता है, जुड़ जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। और उसके बाद ये उत्पाद के अंदर चेंज हो जाएगा और एंजाइम जो है फिर से बदल जाएगा, तो उसकी संरचना फिर जो है अनुपूरक हो जाएगी। ओके, तो ये इसका सिद्धांत है। तो पहली बात हमने इसमें कर ली कि एंजाइम क्रियाधार का निर्माण। एंजाइम क्रियाधार का निर्माण इस तरह से होता है कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से जुड़ेगा और इसकी एक्टिव साइट जो वो चेंज हो जाएगी और उसके अनुरूप हो जाएगी, उसकी कंप्लीमेंट्री हो जाएगी, जुड़ करके इसको उत्पाद के अंदर परिवर्तित कर देगा। अब इसके अंदर जो है एक और पॉइंट हमने जो देखा था वो सक्रिय ऊर्जा के अंदर कमी। तो सक्रिय ऊर्जा के अंदर एंजाइम कैसे कमी लाता है, क्या होती है ये कमी, तो इस पॉइंट को हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए सक्रिय ऊर्जा के अंदर कमी, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उस जब वो होती है तो उससे ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इसके अंदर अवशोषित होती है, किसी के अंदर मुक्त होती है। लेकिन अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसी ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने ये दो ग्राफ बनाए हैं। एक जो पिंक कलर के ग्राफ है जो कि एंजाइम रहित सक्रिय ऊर्जा है और एक ये एंजाइम वाला ग्राफ है जब अभिक्रिया के अंदर हमने एंजाइम दिया है। ये अभिक्रिया जो है इसमें एंजाइम है, इसमें एंजाइम नहीं है। ठीक है, तो अब एंजाइम क्या करता है इसके अंदर, यहाँ जो है ये सबस्ट्रेट जो है क्रियाकारक है उनकी ऊर्जा इतनी है, इस लेवल तक उनकी ऊर्जा है, लेकिन उनको उत्पाद के अंदर परिवर्तित होने के लिए कम से कम इतनी ऊर्जा चाहिए, यानी इसके बराबर उसको ऊर्जा चाहिए, इतनी ऊर्जा उनको चाहिए। मान लीजिए कि ये जो यहाँ पर जो ऊर्जा है वो 200 किलो कैलोरी ऊर्जा है क्रियाधारकों की, और यहाँ पर ये जो संक्रमण अवस्था है यहाँ पर ये ऊर्जा जो है वो 600 किलो कैलोरी ऊर्जा हो गई है। यानी इनको उत्पाद के अंदर परिवर्तित होने के लिए कम से कम 600 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है, वो ऊर्जा इन अणुओं के अंदर टक्कर होने से, गतिज ऊर्जा इनकी बढ़ने से इनके अंदर टक्कर होती है, तापमान बढ़ेगा, टक्कर होगी और उससे ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ कम से कम अभिक्रिया को जो है वो 600 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए जिससे कि उत्पाद के अंदर परिवर्तित हो सके। तो जब एंजाइम नहीं है अभिक्रिया के अंदर तो इनको 600 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, क्रियाकारकों के पास में होगी, तभी वो उत्पाद के अंदर परिवर्तित हो सकते हैं, नहीं तो वो उत्पाद के अंदर परिवर्तित नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही इस अभिक्रिया के अंदर हमने एंजाइम को डाल दिया तो ये अभिक्रिया जो है यहीं पर ही लगभग जो है वो देखें तो यहाँ पर 350 किलो कैलोरी 350 किलो कैलोरी जब इनके पास ऊर्जा हो जाएगी तभी वो उत्पाद क्रियाकार जो उत्पाद के अंदर परिवर्तित हो रहे हैं। यानी एंजाइम ने क्या किया, इस जो क्रियाकारकों की जो उत्पाद के अंदर परिवर्तित होने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत थी, ऊर्जा की जो आवश्यकता थी, उसको कम कर दिया। यानी इनको 600 कैलोरी तक चाहिए थी, 200 इनके पास थी, इनको 400 किलो कैलोरी ऊर्जा और चाहिए थी, तब जाकर के उत्पाद के अंदर परिवर्तित हो रहे हैं। लेकिन जैसे हमने इसके अंदर एंजाइम डाल दिया तो एंजाइम ने इसमें जो आवश्यक ऊर्जा थी 400 किलो कैलोरी ऊर्जा जो इनको जरूरत थी उसको कम करके सिर्फ कितना कर दिया, 150 किलो कैलोरी कर दिया। तो ये 150 किलो कैलोरी इनके अंदर ऊर्जा और उत्पन्न हो जाए तो ये उत्पाद के अंदर चेंज होने लग जाएंगे। तो इस तरह से जो एंजाइम होता है वो क्रियाधारकों की सक्रिय ऊर्जा के अंदर कमी करके उनको उत्पाद के अंदर परिवर्तित कर देता है। तो एंजाइम जितनी ज्यादा सक्रिय ऊर्जा के अंदर कमी करेगा उतनी ही अभिक्रिया की दर तेज हो जाएगी। तो ये दो कारक है मेनली, पहला तो एंजाइम क्रियाधार कॉम्प्लेक्स का निर्माण और दूसरी सक्रिय ऊर्जा के अंदर कमी। इन दोनों से ही जो है किसी भी अभिक्रिया की दर जो है वो निर्धारित होती है। अगर जल्दी से जल्दी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है और जल्दी से उसका विघटन हो जाता है तो उस अभिक्रिया की दर जो है वो तेज होगी। और जिस अभिक्रिया के अंदर सक्रिय ऊर्जा में एंजाइम ज्यादा कमी करेगा वो अभिक्रिया अधिक तेजी से चलेगी, उसकी अभिक्रिया की दर अधिक तेज होगी। तो ये है एंजाइम की क्रियाविधि, एंजाइम किस तरह से काम करते हैं। ओके, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर प्रॉब्लम आती कोई भी तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9166664948। धन्यवाद।